हेलो दोस्तों। आज हम मिलके एक बड़ी ही मजेदार जासूसी करने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि हमारे चारों ओर की हर चीज आखिर बनी किस चीज से है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हवा है, पानी है, खाना, ये सब चीजें असल में हैं क्या? वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जो जगह घेरती है और जिसमें वजन होता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। जी हाँ, मतलब रेत का एक छोटा सा कण हो या पानी की एक बूंद, ये सब कुछ पदार्थ हैं। पर असली मिस्ट्री तो ये है कि ये पदार्थ अंदर से दिखता कैसा है। क्या ये लकड़ी के टुकड़े की तरह एक ही चीज है, या फिर ये रेत के ढेर की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो हमारे इस केस का सबसे बड़ा सवाल यही है, पदार्थ सतत है यानी कंटिन्यूअस, या फिर कणों से मिलकर बना है? हमारी जासूसी का ये पहला और सबसे जरूरी सवाल है। तो चलिए अपनी जासूसी किट तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब हम सबूत इकट्ठा करना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले सुराग के लिए एक बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, हमारे पास एक ग्लास पानी है। अब अगर मैं इसमें एक चम्मच नमक घोल दूं तो क्या होता है? नमक तो गायब हो जाता है ना? पर सबसे मजेदार बात, पानी का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। तो सवाल यह है कि भाई वो नमक गया कहां? और इसका राज छिपा है कणों में। जब हमने नमक को पानी में घोला तो नमक के छोटे छोटे कणों ने पानी के कणों के बीच जो खाली जगह थी ना, उसमें अपनी जगह बना ली। देखिए, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने एक कितने बड़े राज से पर्दा उठा दिया है। और ये रहा हमारा पहला बड़ा सुराग। तो केस का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है। पदार्थ एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, मान लिया कि पदार्थ कणों से बना है, पर यह हमारी जासूसी को और भी गहरा कर देता है। आखिर ये कण कितने छोटे हो सकते हैं? मतलब इतने छोटे कि हमें दिखाई भी नहीं देते। इसे समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। मान लीजिए कि पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के बस 2-3 दाने डालें। पूरा पानी फौरन रंगीन हो जाता है। अब अगर हम उस रंगीन पानी में से थोड़ा सा लेकर उसे और साफ पानी में मिला दें और ऐसा बार बार करते जाएं, तो क्या होगा? रंग हल्का तो होता जाएगा, पर पूरी तरह गायब नहीं होगा। घर में डिटॉल तो होता ही है ना? उसके साथ भी यही होता है, गंध आती ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पदार्थ के कण बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। बस कुछ दानों में लाखों करोड़ों कण होते हैं जो पूरे पानी में फैल जाते हैं। सच में कमाल की बात है। तो अब जब हमारे हाथ में ये नन्हे मुजरिम यानी कि कण आ गए हैं, तो चलिए इनकी प्रोफाइल चेक करते हैं। देखते हैं इनकी आदतें क्या हैं, इनकी सुपर पावर्स क्या क्या हैं। तो देखिए, इन कणों की 3 खास आदतें हैं, या कह लिए सुपर पावर्स हैं। पहली, इनके बीच खाली जगह होती है। दूसरी, ये कभी आराम नहीं करते, हमेशा चलते रहते हैं। और तीसरी, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आइए एक एक करके इनकी सारी सुपर पावर्स को समझते हैं। पहली सुपर पावर तो हम पहले ही देख चुके हैं ना? याद है वो नमक वाला एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल वैसे ही जब हम घर पर नींबू पानी, चाय या कॉफी बनाते हैं, तो चीनी या नींबू के कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में ही तो सेट हो जाते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कणों के बीच काफी स्पेस होती है। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे मजेदार सुपर पावर पर। ये कण लगातार चलते रहते हैं। वे कभी चुपचाप एक जगह नहीं बैठते। इनके पास एक खास तरह की एनर्जी होती है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यही ऊर्जा उन्हें हमेशा भगाती रहती है। और मजे की बात यह है कि तापमान का इस पर सीधा सीधा असर होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कणों की रफ्तार भी तेज हो जाती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब समझ आया कि गर्मा गर्म खाने की खुशबू दूर तक क्यों आती है, लेकिन ठंडे खाने को सूंघने के लिए उसके बिल्कुल पास जाना पड़ता है। और अब बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी सुपर पावर की। कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जरा इन डांसर्स को देखिए। जैसे ये एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही पदार्थ के कणों के बीच भी एक अनदेखा अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक खिंचाव होता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। लेकिन ये खिंचाव हर पदार्थ में एक जैसा नहीं होता। जैसे लोहे की कील में यह बल बहुत मजबूत होता है, इसीलिए उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। चौक में ये थोड़ा कमजोर होता है, तो वह आसानी से टूट जाती है। और पानी में तो ये सबसे कमजोर होता है, इसीलिए हम पानी को अपने हाथ से काट सकते हैं, पर वो फौरन वापस जुड़ जाता है। तो दोस्तों, हमारी जांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और केस लगभग सुलझ चुका है।
चलिए फटाफट देखते हैं कि इस पूरी जासूसी से हमने क्या-क्या सीखा। हमने ये पता लगा लिया है कि हमारे आसपास की हर चीज अनगिनत छोटे-छोटे कणों से बनी है और इन कणों की 3 सुपर पावर्स हैं। इनके बीच खाली जगह होती है। ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमेशा घूमते रहते हैं और ये एक मजबूत आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन रुकिए, हमारी जासूसी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक आखिरी सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर कण हमेशा एक दूसरे को खींच रहे हैं और हमेशा भाग भी रहे हैं, तो क्या होगा जब हम उन्हें इतनी एनर्जी दें कि उनका ये आपसी आकर्षण ही टूट जाए? सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारे अगले केस का राज शायद इसी सवाल में छिपा है। चलिए आज ऐसे जादू की बात करते हैं जो हम सब रोज देखते हैं पर शायद गौर नहीं करते। कभी सोचा है, एक ही चीज, पानी, कैसे कभी पत्थर जैसी सख्त बर्फ बन जाती है, कभी बहने लगती है और कभी तो हवा में भाप बनकर गायब ही हो जाती है ना कमाल की बात? चीज तो वही है, H2O, पर कभी वो पत्थर जैसी सख्त है, कभी बहती है और कभी हवा में उड़ जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? आज हम पदार्थ की इन्हीं 3 अवस्थाओं यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के पीछे के राज को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की, मतलब सॉलिड्स की। जरा अपने आसपास देखिए, एक पेन होगा, कोई किताब या फिर फोन। इन सब में क्या एक बात कॉमन है? इन सभी का एक डेफिनेट शेप है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। मतलब अगर मैं इस पेन को जमीन पर गिरा दूं तो क्या इसका आकार बदल जाएगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, यानी दृढ़ होते हैं। पर सवाल यह है कि ये इतने मजबूत क्यों होते हैं? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर एक तय पैटर्न में जमे होते हैं। वो बेचारे सिर्फ अपनी जगह पर कांप सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर घूम नहीं सकते। और बस यही इनकी मजबूती का राज है। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही मजेदार सवाल दिमाग में आता है। अगर सॉलिड्स इतने ही रिजिड होते हैं तो फिर रबड़ बैंड का क्या? उसको खींचने पर तो उसका शेप बदल जाता है। और स्पंज को तो हम आसानी से दबा भी पाते हैं। तो क्या ये सॉलिड्स नहीं है? बढ़िया सवाल है। देखिए, रबर बैंड सॉलिड ही है। वो अपना शेप इसलिए बदलता है क्योंकि हम उस पर बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही फोर्स हटाया, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और स्पंज का मामला, जब हम उसे दबाते हैं ना, तो हम असल में सॉलिड को नहीं दबा रहे, बल्कि उसके अंदर जो छोटे छोटे छेद हैं उनमें फंसी हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये दोनों कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी पक्के सॉलिड्स ही हैं। चलिए अब सॉलिड से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था की, यानी लिक्विड की। अब लिक्विड्स जैसे पानी, दूध या तेल, इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। आप इन्हें जिस भी बर्तन में डालेंगे ये उसी का शेप ले लेंगे। ग्लास में डालो तो ग्लास जैसे, कटोरी में डालो तो कटोरी जैसे। लेकिन हाँ, एक बात है, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर 100 ml पानी है तो वो 100 ml ही रहेगा, चाहे किसी भी बर्तन में हो। ये रिजिड नहीं होते, ये फ्लूइड होते हैं, मतलब इनमें बहने की काबिलियत होती है। और ये बह क्यों पाते हैं? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड्स के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है। तो पार्टिकल्स एक दूसरे पे फिसल सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, उन्हें थोड़ी आज़ादी मिल जाती है। और बस इसी आज़ादी की वजह से लिक्विड्स बह पाते हैं। और यहीं पर लिक्विड्स का एक बहुत ही जरूरी गुण सामने आता है, डिफ्यूजन, मतलब घुलना। क्या आप जानते हैं कि पानी में रहने वाले जीव जंतु और पौधे सांस कैसे लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि हवा की गैसें, खास तौर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में घुल जाती हैं। इसी वजह से एक्वाटिक लाइफ मुमकिन है ना प्रकृति का कमाल? और अब आते हैं तीसरी और सबसे आजाद अवस्था पर, गैस। कभी मेले में उस गुब्बारे वाले को देखा है जो एक छोटे से सिलेंडर से न जाने कितने सारे गुब्बारे भर देता है? कभी सोचा है ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है गैसों की प्रॉपर्टीज में। देखिए, गैसों का ना तो कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। और इनके पार्टिकल्स, वो तो सुपर फास्ट होते हैं, हर दिशा में रैंडमली भागते रहते हैं। ये सिरिंज वाला एग्जाम्पल इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए कैसे पिस्टन से गैस को दबाकर कितनी छोटी सी जगह में भरा जा सकता है। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है या गाड़ियों में जो सीएनजी लगती है, ये सब कंप्रेसिबिलिटी का ही तो कमाल है। तो सवाल फिर वही, गैसें इतनी दब क्यों जाती हैं?
जवाब सिंपल है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी खाली जगह होती है। इसलिए जब प्रेशर डाला जाता है तो ये पार्टिकल्स आराम से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और हाँ, इसी तेज रफ्तार और खाली जगह की वजह से गैसों में डिफ्यूजन भी सबसे तेज होता है। तभी तो जब रसोई में कुछ अच्छा पक रहा होता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और हम तक पहुंच जाती है ना? तो अब आते हैं उस मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर, क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस? जवाब है जी हां, बिल्कुल। और इस जादू की छड़ी का नाम है टेम्परेचर। सोचिए, जब हम किसी सॉलिड जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो हम असल में उसके पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं। इससे उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी उनके हिलने डुलने की एनर्जी बढ़ जाती है और वो और भी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टेम्परेचर, जब पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने अट्रैक्शन के बंधन को तोड़कर आजाद हो जाते हैं और बस सॉलिड बन जाता है लिक्विड। इसी खास टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। और साइंस की भाषा में बात करें तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। यही वो जादुई नंबर है जिस पर बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। तो चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं। संक्षेप में कहें तो सॉलिड्स फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स वॉल्यूम तो फिक्स्ड है पर शेप नहीं। और गैसेस ना फिक्स्ड शेप ना फिक्स्ड वॉल्यूम। और ये सब होता है उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट और अरेंजमेंट की वजह से। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, एक स्विमर स्विमिंग पूल में पानी को तो आसानी से काट पाता है, लेकिन क्या वो एक ठोस दीवार को काट सकता है? नहीं ना। तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को दिखाता है? इस पर सोचेगा जरूर। कभी सोचा है कि गर्मियों में हम सूती कपड़े ही क्यों पहनते हैं? या फिर जब हाथ पर परफ्यूम या सैनिटाइजर लगाते हैं तो वो जगह एकदम ठंडी क्यों हो जाती है? आज हम पदार्थ यानी कि मैटर की कुछ ऐसे ही रहस्यों को उजागर करने वाले हैं और इन सभी सवालों के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझेंगे। और सबसे बड़ा रहस्य, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलने तो लगती है, लेकिन पिघलने के दौरान थर्मोमीटर का तापमान बिल्कुल नहीं बढ़ता। आखिर वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है भाई? चलिए आज इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गर्मी के जादू की, मतलब तापमान का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम किसी ठोस चीज को, मान लीजिए बर्फ को गर्म करते हैं तो उसके कणों को मिलती है एनर्जी। इस एनर्जी से वो तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, मतलब हिलने लगते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो अपनी फिक्स जगह छोड़कर बहने लगते हैं और बस ठोस बन गया द्रव। और जिस मिनिमम टेम्परेचर पर ये कमाल होता है ना, उसे ही हम उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ के केस में ये तापमान है 273.15 केल्विन। अरे अपनी आसान भाषा में 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब आते हैं हमारे उस असली रहस्य वाले सवाल पर। अगर हम लगातार गर्मी दे रहे हैं तो पिघलने के दौरान तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा? सोचो, गर्मी कहाँ गायब हो रही है? इसका जवाब एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, या कह लो छिपी हुई गर्मी। तो सीन ये है कि अवस्था बदलते समय जो भी गर्मी दी जाती है ना, वो तापमान बढ़ाने में नहीं, बल्कि कणों के बीच के अट्रैक्शन को, उनके बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो जाती है। ये एनर्जी पदार्थ के अंदर ही छिप जाती है और इसीलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और हाँ, ये एक एग्जाम टिप है, लिख लो। उबलते पानी से ज्यादा जलन भाप से होती है। क्यों? क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो उबलते पानी में नहीं होती। अच्छा, अब एक और जादुई छलांग की बात करते हैं। क्या कोई चीज सीधे ठोस से गैस बन सकती है, मतलब लिक्विड बने बिना? हाँ बिल्कुल, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में आए बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। इसी प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसके सबसे आम उदाहरण हैं घर में पूजा में जलने वाला कपूर या फिर कपड़ों में रखी जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां। देखा है ना, वो बिना गीले हुए ही गायब हो जाती हैं। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब कोई गैस सीधे ठोस में बदलती है तो उसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। चलो, तापमान का असर तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या कोई और तरीका है जिससे पदार्थ की अवस्था बदल सके? बिल्कुल है,
और वो है दाब यानी कि प्रेशर। अगर हम किसी गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें और साथ ही उसका तापमान कम कर दें तो उसके कण इतने पास आ जाते हैं कि वो द्रव में बदल जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे किचन में रखा एलपीजी सिलेंडर। उसके अंदर गैस को हाई प्रेशर पर लिक्विड बनाकर ही तो भरा जाता है। और एक मज़ेदार बात, ड्राई आइस के बारे में सुना है? ये और कुछ नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे ही उस पर से प्रेशर हटता है वो पानी नहीं बनती, सीधे गैस बनकर उड़ जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे जादू की जो हर पल हमारे आसपास होता है, वाष्पीकरण। मतलब बिना उबाले ही चीजों का ठंडा हो जाना। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर ही भाप बन जाता है और ये ठंडक पैदा करता है क्योंकि लिक्विड के कण भाप बनने के लिए अपने आसपास से गर्मी खींच लेते हैं। यही जवाब है हमारे शुरुआती सवालों का। सूती कपड़े पसीना सोखते हैं जो वाष्पित होकर ठंडक देता है, और परफ्यूम वो भी हमारी हथेली की गर्मी लेकर उड़ जाता है जिससे हमें ठंडा महसूस होता है। तो आज हमने पदार्थ के कई रहस्य सुलझा लिए। चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने गलनांक समझा, गुप्त ऊष्मा का राज खोला, ऊर्ध्वपातन की जादुई छलांग देखी, प्रेशर का असर जाना और ये भी सीखा कि वाष्पीकरण से ठंडक क्यों होती है। और अब जाते जाते एक चुनौती सबके लिए। एसीटोन यानी नेल पेंट रिमूवर हथेली पर गिरने पर ठंडा क्यों लगता है? इसका जवाब भी वाष्पीकरण के सिद्धांत में ही छिपा है। सोचिए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगली बार तक सीखते रहिए।